दिया। 10 कौमी हलकों में से अगर आप गौर करें तो 90% हलके ऐसे हैं जहां पे ऐसे उम्मीदवारों को लाया गया जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और हुई है। तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जिन लोगों को पार्टी में आए हुए अभी 4 दिन हुए, इनको पार्लिमानी बोर्ड ने अहमियत दी और पंजाब में 1/3 टिकट्स उन इलेक्टेबल्स को दी गई हैं जो 3 माह पहले तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। सरगोदा के नूर हयात कलियार ने 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ा, लेकिन 2018 के इंतखाबात में इनको टिकट देने के बजाय जफर कुरैशी को टिकट दे दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है। हमारे साथ होंगे अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, अभी तक इनको भी टिकट नहीं मिला, और अहमद बिलाल महबूब साहब सदर हैं पिलडैट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। अली मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप उम्मीद से हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा कि नहीं, इसलिए चूंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयलिस्ट को नहीं मिली, बल्कि जो 1/3 अक्सरियत है पंजाब में टिकटों की, वो नए लोगों को मिली है। जहाँ तक मेरे अपने टिकट का मसला है या इशू है, तो उस पर तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बात करना मुनासिब नहीं है, उसका भी फैसला भी नहीं हुआ, और पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा। मैं जो है उन लोगों में से नहीं हूँ जो टिकटों के लिए या वजारतों के लिए तहरीक को या किसी भी जमात को ज्वाइन करते हैं। एक सोच के साथ हैं, एक नजरिए के साथ हैं, और कोई भी जो जमात होती है, कत्ता कलामी माफ अली साहब, जो पॉलिटिशियन ज्वाइन करता है किसी भी पार्टी को तो वो पॉलिटिक्स करने के लिए ज्वाइन करता है ना। अब जो इतने एहतजाज हो रहे हैं, बनी गाला में एहतजाज हो रहा है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, आपके अपने लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जी हम सियासत करने आए थे और हम आवाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो चाहे नेशनल असेंबली हो, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर वो सियासत करना चाहें तो उनको करने देनी चाहिए ना। और अगर आप कह रहे हैं कि आप वडेरों की पार्टी नहीं है, तो फिर आपको वर्कर्स के साथ तो देना चाहिए। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं किसी गलत डिसीजन को कभी मैं डिफेंड नहीं करता, ना मैं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप सियासत करते हैं तो सियासत में आप अप्लाई करते हैं एंड देन यू लीव द डिसीजन टू योर लीडरशिप। पार्लियामेंट्री जो बोर्ड होता है उस पर आप फिर एतमाद करते हैं। हर हल्के में कम से कम, पंजाब में बिलखुसूस जो है 5-5, 6-6, 4-4, कई जगह पे तो 8 और 9 और 10 भी लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि जिस भी जमात की हुकूमत का एक हवा हो कि लोग कह रहे हैं कि इसकी हवा चल पड़ी है, तो लोग उसकी तरफ आ पड़ते हैं। अब इसमें यह है कि कुछ हमारे पुराने वर्कर्स हैं, ऐसे वर्कर्स हैं चेयरमैन साहब के साथ तकरीबन 22 साल से हैं, 20 साल से हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए आए हैं। जरूरी नहीं है कि हर पुराना वर्कर जो है वो अच्छा हो, नजरियाती हर पुराना वर्कर जीत सके, अच्छे से मतलब जीत सके, और हर जरूरी नहीं है कि हर नया आने वाला वो खराब हो। अब इसमें एक बैलेंस रखना था। जो फिगर्स हैं वो तकरीबन ऐसा है कि 50% से ज्यादा अब भी पुराने जो पीटीआई के साथ 4-5 साल से 10 साल से चले आ रहे हैं उनको मिला है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने पुराने वर्करों को नहीं दिया, शायद आपकी अपनी वजूहात होंगी, मगर क्या वजूहात बताई भी जाती हैं? आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नया बैरोमीटर है वो क्या है? क्या इस बुनियाद पे है कि एक वर्कर या जो एक नया मेंबर आया है वो अपनी सीट जीत सकता है? क्या इस बुनियाद पे है कि क्या वो पैसा खर्च कर सकता है, या कोई और बुनियाद है? जब वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसको आप ट्रेडिशनल उस तरह की जमात नहीं कह सकते कि हमने कोई पॉलिटिकल जमात ऐसी बनाई है जो सिर्फ जो एक सियासत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली तहरीक इंसाफ किसी को, आप हमें हमेशा इमरान खान साहब भी कहते थे, मुझे कहा उन्होंने और हमारे जो यंग लड़के हैं उनको कहा कि अगर आपने किसी ने करियर बनाना है तो आप करियर के लिए तहरीक इंसाफ में मत आए, हम एक मिशन के लिए हैं। नहीं, मगर मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ था अली भाई। मेरा ये था कि क्राइटेरिया क्या है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आपने टिकट दिया, फिरदौस आशिक अवान को आपने टिकट दिया, मुस्तफा खर को आपने टिकट दिया, समसाम बुखारी को आपने टिकट दिया, नजर मोहम्मद गोंदल को, नदीम अफजल चंद को, खुसरो बख्तियार को, राना कासिम नूर को, ताहिर इकबाल चौधरी को, जिन को नहीं दिया, अगर मैं उनके नाम पढ़ना शुरू कर दूं तो वो आपकी पार्टी से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्राइटेरिया क्या है? मैं अर्ज करता हूं, देखें, तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने वर्कर्स को भी टिकट दिए और नए लोगों को भी दिए।
जहां पे ऐसा इलाका जहां पे आपको अपना एक पुराना वर्कर मिलता है, एक ऐसा वर्कर जो आपके साथ चला है, तो उसको प्रेफर किया गया है। लेकिन वो इलाके जहां आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको वहां से पोटेंशियली जीत के दे सकते हैं और आपकी अपनी तंजीम में इस तरह के लोग नहीं है कि इस वक्त देखें तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप यहाँ पे नए तजुर्बात करें। 22 साल हो चुके हैं, हमने वो दौर भी देखा जब हमने सिर्फ नए चेहरे दिए, वो भी सबको अवाम ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमने वो दौर भी देखा कि अब हमने एक मिक्स आपको दिया है कि इसमें हम कोशिश करें। देखिए, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना सिर्फ मकसद नहीं है, मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ पावर में आए, इमरान खान साहब एज ए पीएम बैठे और हम अपना मैनिफेस्टो ऊपर से इंप्लीमेंट कर सके। अब इस मौके पे आके अगर हम कोई और ऐसे तजर्बात करना शुरू करें, वंस वी आर इन पावर, आपको एहतसाब का कुछ बुनियादी निजाम, फाइनेंस का, एक्सटर्नल का आपको ठीक कर मजबूत करके दे दें। ऑलराइट, तो आप तजर्बाकार सियासतदानों को सामने लाना चाह रहे हैं, इलेक्टेबल्स को सामने लाना चाह रहे हैं। बिलाल महबूब साहब, आपको याद होगा, मुझे सबको याद है कि इमरान खान साहब की पार्टी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने इलेक्टेबल्स की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम नए लोग लेके आएंगे, नए चेहरा लेके आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब सियासतदान एक अरसा सियासत में गुजार लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होती है कि इलेक्टेबल्स के बगैर तो मामला हल नहीं होना। ये बताइए, आपके एक्सपीरियंस में आपको यही लगता है कि इलेक्टेबल्स इज द वे फॉरवर्ड और सियासतदानों के पास और कोई चॉइस ही नहीं है? मुझे तो जाती तौर पे ऐसा नहीं लगता कि खासतौर पे इमरान खान साहब का मैं समझता हूं कि गुजारा इलेक्टेबल्स के बगैर बड़ी अच्छी तरीके से हो सकता था, क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गालिबन किसी भी इलेक्टेबल की निस्बत कहीं ज्यादा है। यानी अगर इन्होंने जीतना है तो बेसिकली वो इमरान खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे जीतेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनकी पॉपुलैरिटी के अलावा उनको अपनी जाती पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे जीतेंगे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की अपनी असेसमेंट है, वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होगी, उनकी पार्टी की असेसमेंट बेहतर होगी। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स के मोहताज नहीं थे। वो अगर चाहते आप हैं मुताज पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे करते, लेकिन बहरहाल उनकी असेसमेंट ही होती है और हर पार्टी की ये होती है कि उनकी पार्टी को जीतना चाहिए। देखिए, बुनियादी तो उनका मतबा नजर हर पार्टी का, खा वो कहे कुछ, लेकिन उनका मतबा नजर बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि उनकी पार्टी जीत जाए। लिहाजा वो तमाम वो कैलकुलेशंस में ऐसे लोगों को लाते हैं जो उनके ख्याल में उनकी वजह से उनको वो अक्सरियत दे सकती है, वो मैजिक नंबर दे सकती है नेशनल असेंबली में, जिसकी और सूबाई असेंबलियों में, जिसकी बुनियाद पे वो हुकूमत बना सके। बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो खर्चा हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जब कैंपेन चलती है लाखों में खर्चा, बल्कि करोड़ों में खर्चा जाता है, मगर अब जो एक कदगन लगा दी गई है वो नेशनल असेंबली की सीट की है 40 लाख और प्रोविंशियल असेंबली की सीट है 20 लाख। आपको लगता है कि क्या यही वजह है कि इलेक्टेबल्स ही ये खर्चा कर सकते हैं? ये जितने भी नाम हमारे सामने आ रहे हैं, ये वो सारे लोग हैं जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाई थी, जिनको उन्होंने कहा था कि जी ये लोग वडेरे हैं, ये लोग जिसे कहते हैं स्टेटस को का हिस्सा हैं, मगर इवेंचुअली इट्स मनी दैट रियली होल्ड्स एन इलेक्शन टुगेदर। जी, ये भी बात सही है। हकीकत यह है कि ये जो 40 लाख और 20 लाख की लिमिट है, ये तो कोई लिमिट भी नहीं है। अगर इतने ही पैसे खर्च करने होते तो फिर शायद इतने हैवी वेट्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन मसला यह है कि हकीकतन इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में और किए जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो असल में तो इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है कि वो पैसे कहां से आएंगे। तो जाहिर है वो अगर वो लोग लाएंगे जो डोनेशन दे सकते हैं, पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन होती है और वो पीटीआई के अंदर भी एक कंसिडरेशन है। अली साहब, सवाल ये है कि क्या जो असल मकसद है, असल गोल है, वो जीतना ही है? जीतने के लिए ही सियासत होती है, या जो असूल की बात करता है, हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, उसके ऊपर भी सियासत होती है? क्योंकि आपकी जो पार्टी है उससे एक रोमांस एसोसिएटेड था यूथ का, एक ख्वाब था यूथ का कि आप उनकी बात करेंगे। और भुट्टो के ज़माने में कहते थे कि भुट्टो खंबा भी खड़ा कर देता था तो वो जीत जाता था। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं जो आप समझते हैं,
तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे इलेक्टेबल्स की, और उन इलेक्टेबल्स की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उठ के आए, जिनको आपने कहा करप्ट पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उठ के आए, जिनको आपने कहा पैनमा ज़दा पार्टी है, इनसे आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? व्हाट इज देन द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनी ऑफ दीज अदर पॉलिटिकल पार्टीज? सर लेकिन तहरीक इंसाफ के पास दो ऑप्शन थे और दो ऑप्शन हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो आइडियली स्पीकिंग मैं तो ये अर्ज करूंगा कि एक आइडियोलॉजिकल जमात और एक होप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हुकूमत बनाने से अहम ये होता है कि एक होप जिंदा रहे, एक कुछ लोग ऐसे रहें जो आपको हमेशा हक की बात करते रहें, जो आपको हमेशा बताते रहें ये रास्ता है और तुम गलती पे हो। लेकिन इस वक्त आपके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये है कि हम दोबारा सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ बैठ के अपोजिशन की सोच में जाके दोबारा अपोजिशन में बैठें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेके कुछ इलेक्टेबल साथ लेके पावर में आने की कोशिश करें और पावर में आके हम पाकिस्तान के इदारों को इतना मजबूत कर दें। नहीं सर, सवाल ये है कि जब आपकी टीम मेंबर्स ही वही लोग होंगे जिनके पर आप तंकीद करते रहे हैं, तो फिर आप कैसे इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेंगे? इमरान खान 22 साल इस आदमी ने जो जहद किया है इस पाकिस्तान के करप्ट अशराफिया के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ, हमेशा उसने जो यंग लड़के यंग नौजवान आपको दिए, उनको कहा पाकिस्तानी कौम को कहा कि वोट करो, इनको कोई नहीं निकला। ये कौम नहीं निकलती। जब कौम अब तैयार हो गई है और किसी हद तक वो इमरान खान के साथ इन बातों पे वो एग्री कर गई है कि ठीक है अब हम इस अशराफिया के निजाम के खिलाफ खड़े होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस मौके पे 22 साल जद्दोजहद के बाद क्या हम एक और रिस्क ले लें? आपका खदशा है, दुरुस्त है अपनी जगह, वो खदशा दुरुस्त है, उसमें बहुत वजन है कि अगर ऐसे लोगों के साथ जो पुराने सियासतदान हैं हम लोग हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या इस बात का इम्कान है कि वो हमारा मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट होने देंगे? इसमें फिर हमें अपने लीडर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इमरान खान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हमें उस पर ट्रस्ट है कि जब वो पावर में आएगा तो हम इदारा इतना मजबूत बना देंगे कि अगर कोई पुराना सियासतदान है या कोई नया वो करप्शन ना कर सके। हम इदारों को मजबूत करने की तरफ जाएं बजाय इसके कि हम सिर्फ शख्सियात के चक्कर में रहें और 30 साल और लगा दें। कतई कलामी माफ अली भाई, आपने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी अभाम है। बिलाल साहब, अली साहब कहते हैं कि हम आएंगे और ऐसे इमरान खान साहब के ज़रिए, और फिर से वो शख्सियत पर्सनालिटी हैवी बात हो गई कि हम इस निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। अब सवाल ये होता है कि अगर आप जमहूरियत लाना चाह रहे हैं और आप इमरान खान साहब के ऊपर ही सब कुछ डाल रहे हैं कि उन्होंने ही जमहूरियत को करना है, तो फिर इन पार्टीज़ के अंदर जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि वो टॉप हैवी ना हो, फिर वो कैसे होगा? देखिए, ये तमाम पार्टियों को ये गुमान होता है कि एक दफा जब हम जीत जाएंगे और पावर में आ जाएंगे तो फिर हम चीजों को खुद जो टॉप लीडरशिप है वो स्टीयर कर लेगी उस जानिब जो हम चाहते हैं। लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर आप एक क्रिटिकल मास को ऐसे लोगों का ले आते हैं जो आपके बुनियादी ख्यालात या आपकी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा करीब नहीं है, तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है चीजों को उसी डायरेक्शन में चलाना। लेकिन ये बहरहाल ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है और इसका एक बड़ा मसला ये है, देखिए एक बड़ा बुनियादी चीज मसला ये है कि दुनिया की जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं वहां पे ये टिकटों का फैसला मरकजी सतह पे नहीं होता। वहां पे ये फैसला कॉन्स्टिट्यूएंसी की सतह पे होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेंबर्स होते हैं वो फैसला करते हैं और बहुत कभी कभार ऐसे होता है कि इसको मरकजी सतह पे ये फैसला करना पड़ जाए। हमारे यहाँ ये सारे फैसले मरकजी सतह पे होते हैं और जब तक पार्टी का लीडर उसके ऊपर स्टैंप न लगाए वो फैसला नहीं होता। तो हमारे यहाँ जब तक अंदरूनी पार्टियों के अंदर दाखिली जमहूरियत का निजाम बेहतर नहीं होगा और ये टिकटें देने का निजाम जमहूरी नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि डिससेटिस्फैक्शन जो इस वक्त नजर आ रही है ये हर पार्टी में है, ये मौजूद रहेगी जब तक जमहूरियत नहीं आती और फैसले मकामी सतह पे नहीं होते। ये हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है इस वक्त जो हमें नजर आता है। अमेरिका में भी देखिए सदारती इंतखाब जब होता है तो उम्मीदवार के लिए प्राइमरीज होती है, वो प्राइमरीज में इलेक्शन होते हैं और फिर ये जाके पहुंचती है आखिर में डेलीगेट्स जाके सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मरकजी सतह पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है 20, 25, 30, 50 लोगों का और वही फैसला करता है और मकामी सतह पे उनकी राय को कभी कभी कंसिडर भी किया जाता है लेकिन उनकी राय फैसला कुल नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में हम एवोल्यूशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो शायद हम आइंदा आने वाले सालों में वहां पहुंच जाएंगे, उम्मीद है।
मगर अहमद बिलाल साहब, आपने कहा कि अमेरिका में इस तरह होता है, क्या हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा होता है कि कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं ये फैसला करती हैं कि जी किसको कितना टिकट मिलना है? और अगर कंस्टिट्यूएंसीज ही फैसला कर रही हैं तो उसके अंदर क्या लोकल बॉडीज में जो लोग हैं वो ये फैसला करते हैं? टिकट देने का फैसला करता कौन है कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर? देखिए, हिंदुस्तान में मेरा जो थोड़ा सा मुतालिया है, वहां पे जो मकामी सतह की पार्टियों की तंजीमें हैं वो टिकट देने के मामले में ज्यादा फैसला कुन किरदार अदा करती है हमारी निस्बत। अगर वो ना कर रही होती तो मोदी साहब कभी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ना बन पाते, क्योंकि मोदी साहब को नेशनल लेवल पे तो पार्टी के अंदर वो पजीराई हासिल ही नहीं थी। वहां पे तो अडवाणी साहब बैठे हुए थे, वहां पे तो और बड़े हैवी वेट बैठे हुए थे। तो ये उनको आने का मौका मिला ही इसलिए कि मकामी सतह पे जो पार्टी बीजेपी की तंजीम थी उनकी तरफ से बहुत प्रेशर था और उसके अंदर वो बहुत पॉपुलर थे। हमारे यहाँ ये निस्बतन कमजोर है मामला, तो हिंदुस्तान का तो ये है, लेकिन बांग्लादेश का कमोबेश हमारी तरह का है। वहां पे भी मरकजी सतह पे जो लीडरशिप है वही स्वे होल्ड करती है। तो हमारे यहाँ भी यही है। मेरे ख्याल हमें आगे बढ़ना चाहिए और मकामी सतह पे मेरे ख्याल बहुत अच्छी तजवीज है अहमद बिलाल साहब, बहुत उम्दा तजवीज है। अली मोहम्मद साहब, क्या आपकी पार्टी में कभी इसके ऊपर बात हुई है कि अगर हमने जमहूरियत को तंदुरुस्त करना है तो हमें पार्टी के अंदर भी जमहूरियत लानी होगी? चूंकि इमरान खान साहब जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, तो टिकट का फैसला फिर शायद उनको और उनके जो करीबी साथी हैं उनको नहीं करना चाहिए, आप क्या होना चाहिए और मुकामी सतह के ऊपर होना चाहिए? इसके ऊपर कभी कोई बात हुई है? 2013 में जब ये तंजीमें बनी, मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ ना, मर्दान से मैं जिली सदर बना, आई वॉज एन अननोन पर्सन, मुझे पार्टी में ऊपर कोई नहीं जानता था, मैं जिली सदर कारकुनों की ताकत से बना और फिर जो है 3 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की। महबूब साहब, 3 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की टिकटें मेरी रिकमेंडेशन से ऊपर गई, जिसमें से अल्लाह के फजल से 3 में से 2 कौमी जीते और 8 में से 5 सूबाई हम जीते। तो वो एक नीचे से आपको एक फीडबैक आया, लेकिन पनामा की वजह से हम इंट्रा पार्टी नहीं कर सके। इंशाल्लाह जो ये इलेक्शन होता है उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम करेंगे जनरल इलेक्शन के बाद, और वही सिस्टम दोबारा लेके आएंगे कि नीचे से आपकी रिकमेंडेशंस आएंगी। लेकिन हमारे और जमात इस्लामी के सिस्टम में थोड़ा फर्क था। जमात इस्लामी का थोड़ा महदूद सर्कल होता है जहां से वो शूरा करते हैं, हमारा सारे वर्कर्स की राय से तो बहुत जमहूरी अमल था और इंशाल्लाह उसको उसकी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरह महबूब साहब ने भी फरमाया, मैं भी आपको कहता हूं कि वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा, लेट्स गिव इट सम टाइम। ये जनरल कि इस वक्त तकसीम हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लॉयलिस्ट हैं वो हर तरफ सरापा एहतजाज है और इस पर बात हो रही है कि इंसाफ की पार्टी ने पार्टी टिकट तकसीम करने में कितना इंसाफ किया। बिलाल साहब, एक और चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चले अप्रिशिएट करना चाहिए। हमीदा शाहिद को इन्होंने प्रोविंशियल असम्बली सीट का टिकट दिया है अपर दीर से। अब हमें मालूम है दीर के अंदर खवातीन के हवाले से क्या क्या होता रहा है। माजी के अंदर दीर के अंदर खवातीन को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो बहुत दूर की बात, वोट डालने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो हमीदा शाहिद को लेके आई है, आपको लगता है कि एक तो वो लॉ आ गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो 5% अगर कम वोट कास्ट होगा खवातीन का तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरी तरफ से अगर खवातीन खड़ी होती हैं तो आपको लगता है कि खवातीन के लिए जो पसमानदा इलाका है वहां पे खवातीन की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी इस इलेक्शन में? देखिए, एक तो ये कंपल्शन भी है कि अब आपको जिन लोगों को टिकट देने हैं अपने टोटल उम्मीदवारों में से 5% आपको औरतें भी खड़ी करनी पड़ेंगी। तो आपके उम्मीदवारों में 5% औरतें होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो 5% औरतें उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना हो जिसमें आपको बाज़ाहिर ये लगे कि वो टेरिटरी उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। यानी वहां पे जहाँ पे जीतने का इम्कान बहुत ही कम हो, वहां पे अगर किसी आप खातून को खड़ा कर दें तो जाहिर है कि उसको तो फिर वो डिनाई करने वाली बात हो गई है। लेकिन ये इन प्रिंसिपल ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक खातून को ऐसी। अच्छा बिलाल साहब, एक और आपने जरूर देखा होगा, एक और मामला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। नफीसा शाह साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम लीडर हैं, उनको जनरल सीट्स पे इलेक्शन लड़ना था और उनको कह दिया था पार्टी की क़यादत ने कि हम आपको जनरल सीट पे एक टिकट देंगे।
खैरपुर से। मगर हमने ये देखा कि बात आनी शुरू होगी कि जी नवाब वसान वहाँ से लड़ेंगे और नफीसा शाह साहिबा चूँकि ऑलरेडी मुकर्रर हैं ख़वातीन की सीट्स, तो उनको एक रिजर्व सीट में कहीं ना कहीं फिट कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे 17% इसलिए दिए गई थी ख़वातीन को ताकि और ख़वातीन इंतखाबात में हिस्सा लें और कंटेस्ट करें इलेक्शन, तो ये दो तरह वर्क कर रही है। रिजर्व सीट जो है, जो ख़वातीन इलेक्शन लड़ सकती हैं उनका हक मारा जा रहा है और उनको रिजर्व सीट में शिफ्ट किया जा रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज अ बिट अनफेयर? बिल्कुल ये अनफेयर है और ये कई सतहों पे अनफेयर है, कई लिहाज से अनफेयर है। देखिए एक बड़ी अनफेयर तो सिचुएशन ये है कि जब ये खवातीन अपनी रिजर्व सीट पे जीत के आ भी जाती हैं तो इनको पूरा निजाम एक बाकायदा नॉर्मल एमएनए की तरह से एक्सेप्ट नहीं करता और उनके बारे में ये कहते हैं कि ये तो रिजर्व सीट पे आए हैं साहब, लिहाजा इनके कई सूबे तो उनको डेवलपमेंट फंड्स भी नहीं देते। अगरचे डेवलपमेंट फंड बुरी बात है, लेकिन अगर आप मर्दों को दे रहे हैं तो फिर खवातीन को क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन उनको नहीं देते इसलिए कि रिजर्व सीट से आई होती हैं और फिर मकामी सतह पे भी वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन के चुके नहीं, इलेक्शन लड़के आती तो उनको मकामी रियलिटीज का भी पता नहीं होता। तो ये पूरा निजाम मेरे ख्याल में बदलना चाहिए और खवातीन की जो रिजर्व सीट है, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक सवाल है वो ऐसी खवातीन जैसे नफीसा शाह है जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुकी है, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ चुकी हैं और वो बिल्कुल इस काबिल हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकें और जीत सकें। ऐसी खातून को सिर्फ इसलिए विदाई कर देना कि जनाब यहाँ पे तो हम किसी मर्द को अकोमोडेट कर लेंगे और खवातीन की तो सीटें हैं इसलिए हम उनको वहां ले जाएंगे, ये बड़ी ज्यादती की बात है। बहुत शुक्रिया बिलाल महबूब साहब और अली मोहम्मद साहब। बिलाल महबूब साहब कह रहे थे कि मुकामी क़यादत को ही फैसला करना चाहिए कि टिकटों की तकसीम कैसे होनी चाहिए और किस किस को होनी चाहिए। नाजरीन अभी हम लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद एक बहुत बड़ी खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। हुदैबिया और अजीज़ा जो मेल्स के केसेस हैं नैब के अंदर चल रहे हैं उसके हवाले से, और उसके हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल के, और साबिक नैब प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ एक छोटे से वक्त। वेलकम बैक नाजरीन, और आज की ताज़ा खबर, शरीफ ख़ानदान के केस में एहतसाब अदालत में एक अहम मोड़। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नैब रेफरेंसेस केस में अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। याद रहे कि इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ये केस 3 दिन के अंदर अंदर निपटा लिया जाए और रोज़ सुनवाई हो, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो हफ्ता और इतवार को केस की तैयारी करते हैं और इसलिए वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकते। इस बात पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को डांटते हुए कहा कि अगर मैं कोर्ट आ सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आप किस किस्म की प्रैक्टिस चला रहे हैं कि हफ्ते और इतवार को आप काम नहीं करते, कोर्ट नहीं आते? नवाज शरीफ साहब ने कुछ इस तरह कहा, आप देख लीजिए। ये सब कुछ आइन के आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25 फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। मेरे बुनियादी हकूक़ बुरी तरह सल्ब किए जा रहे हैं। क्या किसी एक भी मुकदमे की इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है? क्या चीफ जस्टिस साहब जानते हैं कि जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड? रेफरेंसेस में ताख़ीर की तमाम तर जिम्मेदारी इस्तगासा पर है। पहली, दूसरी और तीसरी तौसी इस्तगासा ही ने मांगी। ये बात रिकॉर्ड पर लाना पड़ी कि वकला सफाई की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हुई। हमारे वकला ने एक भी पेशी के लिए नई तारीख का तकाजा नहीं किया। मैं अब तक 100 के लगभग पेशियां भुगत चुका हूँ। नाज़रीन हमें ज्वाइन करे हैं शाह खावर साहब, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर लाहौर से। कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के। शाह खावर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, ये बताइए कि क्या आपने पहले देखा है कि एक वकील अपना वकालतनामा वापस ले ले और नैब के अंदर रोज़ की बुनियाद के ऊपर सुनवाई हो, सैटरडे संडे वीकेंड्स के ऊपर भी हो? ये वैसे तो मुख्तलिफ रूटीन में वकला जब उनका कोई क्लाइंट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए या क्लाइंट जो है उन पर नो कॉन्फिडेंस कर दे तो अक्सर हमने देखा है कि वो वकालतनामे किसी भी स्टेज पर वकला वापस ले लेते। लेकिन ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का है। इसमें जो वकील साहब हैं ख्वाजा हारिस साहब जी, उन्होंने वकालतनामा जो है वो अपनी ज़ाती मतलब
जो भी उनका वो था व्यू पॉइंट था उसके मुताबिक उन्होंने वापस लिया जी। वो क्लाइंट की जो है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं लिया। अच्छा। उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो जो कदगन लगाई गई है कि इसका इतना स्पीडी ट्रायल किया जाए जी, और उसमें जो है हफ्ता इतवार को भी जो है वो अपनी जो है फ़राइज़ अंजाम दे बतौर डिफेंस कौंसल, तो उन्होंने उन पर तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए इस पे जो है वो अपना वकालतनामा वापस लिया। ये उनका हक है, बिल्कुल वो वकालतनामा वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी हमें और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये एक हिकमत अमली भी हो सकती है डिफेंस की। उसमें आपने देखना है कि अभी जो एवन फील्ड रेफरेंस है जी, उसमें तो इस्तगासा की शहादत भी कंप्लीट हो चुकी है, 342 की जो वो थी वो भी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, और उनको जो सफाई की शहादत देने का मौका दिया था वो भी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया जी। तो उसमें अब जो मरहला था वो ये था कि चूंकि रूटीन में ऐसा होता है कि जब शहादत कंप्लीट हो जाती है जी, तो फिर नैब जो है वो भी अपनी फाइनल आर्गूमेंट्स एडवांस करती है, फिर डिफेंस साइड से एडवांस होती है। एवन फील्ड में तो नैब ने अपनी जो फाइनल बहस है वो तो कर दी है जी। अब स्टेज थी इनकी, तो अब इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी मेरे सामने बैठे हैं, वो भी मुझे बेयर आउट करेंगे कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें ये जरूर है कि जब शहादत खत्म हो जाए दोनों साइड से जी, तो उसके बाद जो बहस वाली जो फॉर्मेलिटी है ये कोई कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा। उसके बाद अदालत जो है वो आमदा शहादत के बाद इवन अगर वो बहस ना भी सुने तो वो जजमेंट अनाउंस कर सकती है। अच्छा, तो चूंकि ये एक रूटीन है, हाँ जी ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने अहम बात की है। फाइनल बहस की ये इसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब फाइनल बहस की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। नहीं, मैं इसमें अपना बड़े एहतराम के साथ शाह खावर के साथ मैं एग्री नहीं करता। एक तो असूल है कि बगैर सुने जो है ना वो कुछ नहीं हो सकता, आडी अल्ट्रम पाल्ट्रम। एक तो असूल को छोड़ दीजिए, CRPC गो के यहाँ पे एप्लीकेबल स्ट्रिक्टली नहीं है, मगर 265 CRPC पे चले जाइए, 265 की बहुत सारी उसमें हिस्से हैं 265 में, वहाँ जो है वो आर्गूमेंट्स की बात है। और इवन आप रिटन डिफेंस भी जो है ना वो डिफेंस इन राइटिंग भी फाइल कर सकते हैं, आप आर्गूमेंट्स इन राइटिंग भी फाइल कर सकते हैं, 265 में ये प्रोविजन है। तो इसलिए जो है ना मेरा ख्याल है कि ये आर्गूमेंट्स की ज़रूरत है, और सुने बगैर, किसी फरीक को सुने बगैर जो है ना कोई जज भी इतना वाइज नहीं होता बगैर सुने दोनों फरीकों को, उसके वो खुद ब खुद फैसला कर ले बगैर आर्गूमेंट। मगर देखिए कि जो लॉयर्स बॉडी है वो इसको कैसे देखेगी कि साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है जस्टिस क्रश्ड, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। उससे ज़्यादा जो है ना हमारे लिए इस एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन जो है ना वो हमारा ताल्लुक, हमारा कंसर्न जो है ना इस एप्लीकेशन पे है, जो वकालतनामा वापस लेना, जो हाँ, और उसमें जो कुछ लिखा गया है। हाँ। एक तो ये है ना कि क्लाइंट की और उसकी वकील साहब की आपस में कोई नहीं बनी, किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, उसने कहा कि भाई अपनी फ़ाइल वापस ले लो और ये मैं वकालतनामा विड्रॉ करता हूँ। वो भी उस वक्त भी देन भी जो है ना विद परमिशन ऑफ द कोर्ट है, और वो विड्रॉल होता है, अक्सर हो जाता है, या वकील क्लाइंट से मुतमिन नहीं है, क्लाइंट वाइस वर्सा, इस तरह से। मगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ इसमें ऐसी संजीदा बातें हैं इस एप्लीकेशन में जो कल बार काउंसिल्स के लिए, बार एसोसिएशन के लिए एक सब्जेक्ट बन जाएगा, एक मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो ऑफेंड हो रहा है जी, आर्टिकल 10A। हाँ, वो ऑफेंड हो रहा है, और ये वकील साहब कह रहे हैं, और वकील साहब एक सीनियर वकील है। मैं बतौर वकील अगर मुझे फर्ज कर लीजिए एक इशू ये आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है मियां नवाज शरीफ का। अगर मैं वकील होता तो करने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर वकील होता तो ऐसा कभी नहीं करता मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, जब तक मेरा अपना ये ओपिनियन ना होता। तो आपका ख्याल है कि ख्वाजा हारिस और मियां नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन यही है कि वकालतनामा वापस लें, चूंकि हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही। मुल्जिम के 100 डिफेंस हो सकते हैं, मगर जहां पे वकील साहब की तरफ से ये आ गया, जब वकील साहब ने कहा कि मैं डिफेंड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि संजीदा मसला। तमाम जो नैब इसकी इस वक्त कार्रवाई होगी अदालत के अंदर, वो एक तरीके से कंट्रोवर्शियल तो हो गई है ना, कंट्रोवर्शियल हो गई है। मसला सिर्फ चंद हफ्तों का है ना, इससे ज्यादा तो कोई इशू नहीं है। बाकी भी नैब के केसेस हैं,
दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से केसेस है, कोई केस इतने अरसे में कंक्लूड नहीं हुआ, ये भी 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते के बाद कंक्लूड हो जाए। साहब, ये बात तो सही है ना, देखिए 18 लाख केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, तो अगर ये थोड़ी देर बाद हो जाए तो इसके अंदर क्या हर्ज होगा? इसलिए चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि क्या आप इंसाफ देने के अंदर इंटरेस्टेड हैं या कि इंसाफ इलेक्शन देने या सजा सुनाने चाहते हैं इलेक्शन से पहले? ये सवाल उन्होंने आज किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी मनीष जी, उसमें आपने इस केस के हवाले से आपको ये देखना होगा कि जब ये इसका फैसला हुआ था और जेआईटी बनी थी, जेआईटी को एक टाइम फ्रेम दिया गया था, उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक सबमिट कर दी रिपोर्ट। उसके बाद 6 माह का जो है हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि वो इन केसेस की जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और उसका ट्रायल कंप्लीट करे। आपने देखा कि उस वक्त भी जब उस टाइम फ्रेम के दौरान जब ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, मेरे ख्याल 3 ऐसे मौके आए कि वो जो टाइम फ्रेम थी वो 1-1 माह उनको जब मिला तो उसमें वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सका और उन्होंने रिकमेंड किया, जो जज साहब मॉनिटरिंग थे, तो उन्होंने उसमें 3 मौके पे उसको 1-1 माह के लिए एक्सटेंशन दी। अब ये बात ठीक है कि नॉर्मली ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस में डायरेक्शन दे देती है, एक मुद्दत मुतय्यन कर देती है, लेकिन उस दौरान अगर जज जो है ये महसूस करे कि इसमें वकला की या डिफेंस की या इस्तगासा की कोई इसमें कोई कसूर नहीं है या उनका फॉल्ट नहीं है और ट्रायल होना जो है वो अभी बाकी है, तो वो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को लिख सकते हैं जिन्होंने डायरेक्शन दी हो कि अभी इसमें हमें कुछ और टाइम दिया जाए। और ये कोई एज सच कोई अमर जो है ना बिल्कुल हरफ आखिर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। अच्छा, तो अगर वो जज ये मुद्दत जो उन्होंने तय की थी या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, अगर उसमें भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते तो जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फिर भी लिख देते हैं उनको, क्योंकि इंसाफ के तकाजे बहरहाल पूरे होना ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं शाह खावर साहब कि ये जरूरी नहीं है कि जो जज है नैब का वो 30 दिन के अंदर ही उस केस की सुनवाई खत्म करे। वो सुप्रीम कोर्ट को लिख भी सकता है कि जी मेरे पास मुझे और वक्त की जरूरत है। अब मुझे बताएं, अब चूंकि उन्होंने वकालतनामा वापस ले लिया है, अब क्या होगा? अब क्या तरीका होगा? क्या ये केस कोलैप्स हो जाएगा? क्या इसकी सुनवाई खत्म हो जाएगी? क्या नवाज शरीफ साहब के वकील के बगैर ही इनको सजा सुना दी जाएगी? अब तौर तरीका क्या होगा? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए ये तो उनको मौका देना चाहिए। अगर ख्वाजा हारिस साहब ने अपना वकालतनामा वापस लिया है और अगर उनके और भी मावन वकला थे अगर वो भी वापस हो जाते हैं तो जज को और कोर्ट को ये ज़रूरी डिफेंस को ये मौका फराहम करना है कि वो अपना नया वकील मुकर्रर कर लें। लेकिन अगर ये उनकी हिकमत अमली का एक वो है, मतलब उनकी हिकमत अमली का नतीजा ऐसा है कि उन्होंने इसको मजीद डिले करना है और वकील मुकर्रर नहीं करना। देखिए जहां तक 10A कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है कि वो फेयर ट्रायल सिविल मुकदमात में भी और फौजदारी में भी वो बिल्कुल एक बंदे का जो है वो हक है, बुनियादी हक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ख्वाजा हारिस साहब ने जो इस्तगासा के गवाहान थे उन पे एक तवील जरा की, उन्होंने जो चीज उन्होंने निकलवाना चाहते थे साहब, मेरे पास वक्त चूंकि कम है, वे फॉरवर्ड अब क्या होगा? क्या सजा सुना दी जाएगी वकील के बगैर? जी देखिए मैं तो समझता हूं, मैं तो अभी भी मेंटेन करता हूं कि जहां तक कि एवन फील्ड का ताल्लुक है, एवन फील्ड में ऑलमोस्ट ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और उसमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज साहब को